आज हम रोडोलाइट के एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो रोडोलाइट का जो एडजस्टमेंट होता है वो दो एडजस्टमेंट होता है। एक है टेम्पोररी एडजस्टमेंट, दूसरा होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट जो हम लोग करते हैं वो केवल ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है, और परमानेंट एडजस्टमेंट जो करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे हम समझ सके कि इंस्ट्रूमेंट से लिया गया ऑब्जर्वेशन सही हो रहा है कि नहीं। तो इस संदर्भ में आज हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं रोडोलाइट का। तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं there are two kinds of adjustment of theodolite. There are two kinds of adjustment of theodolite. तो एक एडजस्टमेंट जो हो गया आपका टेम्पोररी एडजस्टमेंट, और सेकंड जो है आपका परमानेंट एडजस्टमेंट। तो हम लोग आज जो है टेम्पोररी एडजस्टमेंट को देखते हैं, और टेम्पोररी एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है, और रोडोलाइट से हम लोग किस प्रकार ये एडजस्टमेंट करके ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। रोडोलाइट का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पहले बता दिया गया है, और इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ लेवलिंग बेस का जो भी टर्म है वो भी बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आज टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो यहाँ पर सिंपल वे में कह सकते हैं दिस एडजस्टमेंट टू बी डन ड्यू टू be done for taken observation। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम लोग टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का तो इसमें टेम्पोररी एडजस्टमेंट जो है वो तीन प्रकार से किया जाता है, समझे। तो तीन प्रकार से किया जाता है। तो इसमें हम लोग जाएंगे सेंटरिंग अप, दूसरा है आपका लेवलिंग अप, और तीसरा है हमारा एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स, इसका तीन स्टेज होता है आपका, और तीनों स्टेज करने के बाद ही हम लोग जो है इसका जो बियरिंग ऑब्जर्व किया जाता है, एंगल ऑब्जर्व किया जाता है, ये सिचुएशन को तब करते हैं जब ये तीनों जो है ऑब्जर्वेशन मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो है हमारा सेंटरिंग अप, तो इसमें क्या किया जाता है, थियोडोलाइट को बेसिकली इसमें जो है हमारा बेसिकली ट्राइपोड को जो है ग्राउंड में, और ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट,
और ये हो गया ग्राउंड। इसमें बेसिकली क्या करना है, प्लग वायर से स्टेशन पर इसको सेट कर देना है। और बारीक सेंटरिंग जो होता है ऑप्टिकल फिलामेंट, बॉडी में रहता है ऑप्टिकल फिलामेंट। ये ऑप्टिकल फिलामेंट से हम जो है इसको सेट करते हैं। तो इसको सेट करते हैं, इसमें आपका ऑप्टिकल फिलामेंट लगा रहता है आपका बॉडी में। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो देखिए यहाँ से एक ऑप्टिकल फिलामेंट लगा रहता है, यहाँ से आई से ऑब्जर्वेशन लेते हैं और यहाँ से नीचे का पोजीशन जो है मेरा दिखता है। तो प्लम्ब वायर से चूंकि एयर वगैरह का विंड होता है जिससे वो वाइब्रेट करता है, अप्रोक्सीमेट सेंटरिंग करने के बाद जब ये पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो डायरेक्टली स्टेशन मेरा साइट होता है, जिससे एक्यूरेट सेंटरिंग मेरा हो पाता है। तो इस सिचुएशन में हमारा इसको ऑप्टिकल फिलामेंट कहते हैं। तो ये सेट करने का है ना। तो when instrument set over the station, this process known as the centering. This process known as centering है ना। और सेंटरिंग टू बी डन है ना, सेंटरिंग है ना, टू बी डन, सेंटरिंग किया जाता है बाय यूज ऑफ प्लम्ब वायर। प्लम्ब वायर से सेंटरिंग करते हैं। दिस सेंटरिंग इज नॉट द अप्रोक्सीमेट सेंटरिंग। This centering known as approximate centering and also use the optical filament है ना, and also use the ऑप्टिकल फिलामेंट जो आपको दिखाए, ऑप्टिकल फिलामेंट फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग। एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए हम लोग जो है ऑप्टिकल फिलामेंट का यूज करते हैं है ना। ऑप्टिकल फिलामेंट जो है ऑब्टेन फाइन सेंटरिंग है ना। ऑप्टिकल फिलामेंट जो है आपका ऑप्टिकल फिलामेंट ऑब्टेन द फाइन सेंटरिंग, फाइन सेंटरिंग। और ये आपका किसी तरह से इफेक्ट भी नहीं होता है क्योंकि ये रे है, विंड वगैरह से प्रभावित नहीं होता है। तो प्लम्ब वायर जो है विंड वगैरह से प्रभावित होता है, इसीलिए उसका अप्रोक्सीमेट सेंटरिंग होता है। और ये जो है आपका इसमें किसी तरह का, इसमें क्या है आपका, इसमें जो होता है आपका एक आई पीस है, आई पीस से यहाँ एक लेंस है आपका अंदर में मशीन का, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक डायफ्राम लगा हुआ है और यही स्टेशन जो है आपका यहाँ पर यदि दिख जाएगा, यानी कि ये जो है दोनों पोजीशन यहाँ से ऑब्जर्व हो, यानी कि ये जो हम देखें ये डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस हो गया। तो इस तरह का यहाँ से हमारा आँख रहता है और आँख से जब इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ये हमारा अंदर में प्रिज्म लगा हुआ है। प्रिज्म से ये 45 डिग्री में रहता है मेरा और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके हमारा जो स्टेशन है ये स्टेशन दोनों जगह दिखेगा। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है। ऑप्टिकल फिलामेंट का अरेंजमेंट क्या है, आई पीस, डायफ्राम और प्रिज्म है ना। तो
यहाँ पर यदि हम कह दें कि अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल फिलामेंट इच, इसका ऑप्टिकल फिलामेंट का अरेंजमेंट जो है ये आपका आई पीस हो गया आपका, और इसके बाद हो गया यहाँ पर डायफ्राम हो गया एंड प्रिज्म हो गया। मतलब इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है। ये मेरा हो गया सेंटरिंग का अरेंजमेंट। मशीन में यदि इस तरह की है तो सेंटरिंग हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक होता है मेरा लेवलिंग। इसमें हम लोग लेवलिंग करते हैं लेवलिंग स्क्रू के सपोर्ट से। तो लेवलिंग जो किया जाता है ये इसके सपोर्ट से हम लेवलिंग करते हैं। और यहाँ जो एक बबल है मेरा, ये एक बबल होता है, इसको सेंटर में लाते हैं और ये बबल जो है सेंटर में आ जाएगा तो समझ जाइए कि ये जो है एक्यूरेट लेवल आपका हो गया। तो ऐसा कंडीशन में हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया मेरा, अब हम देखते हैं लेवलिंग अप। ये मेरा टॉपिक हो गया। इसके बाद जो है लेवलिंग अप। दूसरा टॉपिक है आपका लेवलिंग अप, है ना। लेवलिंग अप जो है मेरा, इसमें दूसरा हो गया मेरा लेवलिंग अप। लेवलिंग अप में क्या करते हैं, इसमें प्लेट लेवल को हम लोग लेवल करते हैं विथ हेल्प ऑफ बबल ट्यूब। प्लेट को हम लेवल करते हैं, है ना। तो इसमें हो गया कि इन दिस एडजस्टमेंट, प्लेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेड इन लेवल, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, लेवल बनाते हैं बाय यूज ऑफ लेवलिंग स्क्रू। ये लेवलिंग स्क्रू होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, लेवलिंग यहाँ पर जो करते हैं इंस्ट्रूमेंट में 3 लेवलिंग स्क्रू होता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सिचुएशन में ये घूमता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में रखता है। और ये जो हो गया मेरा, ये सब जो हो गया लेवलिंग स्क्रू, है ना। ये हो गया लेवलिंग स्क्रू हो गया। ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। लेवलिंग अप में क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीस्कोप को हम 2 लेवलिंग स्क्रू के पैरेलल करेंगे, है ना। तो मेरा जो है बबल यहाँ पर, बबल मेरा ये पोजीशन में रहता है। यहाँ पर इसी का जस्ट सामने रहेगा, वो नीचे दिखाई देगा। इस तरह से बबल रहेगा इसका नीचे, जस्ट लाइक जैसे इस तरह से मेरा हो गया। यहाँ पर टेलीस्कोप किए, 2 लेवलिंग स्क्रू के पैरेलल किए। मान के चलिए 2 लेवलिंग स्क्रू के आपका पैरेलल किया जा रहा है, बबल यहाँ पर नीचे, और ये दोनों लेवलिंग स्क्रू को हमको घुमाना है।
ये दोनों लेवलिंग स्क्रू को क्या करना है, हमको घुमाना है। तो इसमें जो हो गया मेरा तो यहाँ पर जो है, इसीलिए इसको डायरेक्ट बबल ही बनाइए, टेलीस्कोप से दिखाई नहीं पड़ता है। तो बबल को आपको दो लेवलिंग स्क्रू के पैरेलल कर दीजिए, दो लेवलिंग स्क्रू के पैरेलल कीजिएगा, टेलीस्कोप आपका ये पोजीशन में आ जाएगा। अब इसको क्लॉकवाइज, दोनों एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या इसको क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। रोटेट करने से मेरा जो है बबल जो है वो सेंटर पर आ जाता है। उसके बाद टेलीस्कोप को फिर 90 डिग्री में घुमा दीजिए, और 90 डिग्री में घुमाने के बाद बबल जो है मेरा ये पोजीशन लेगा। यानी कि अभी जैसे टेलीस्कोप मेरा ये पोजीशन में था, ये पोजीशन में मेरा टेलीस्कोप था, तो बबल मेरा ये पोजीशन में दिखा, ये पोजीशन में आया। अब यदि हम टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज यदि रोटेट कर देते हैं ये पोजीशन में, तो मेरा जो है बबल जो है इस पोजीशन में आपका आ जाएगा। और ये जब आ जाएगा तो यहाँ पर इसको थर्ड लेवलिंग स्क्रू, ये दो लेवलिंग स्क्रू का यूज कर चुके हैं, ये मेरा थर्ड लेवलिंग स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे और उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको रोटेट करेंगे, जिससे बबल जो है पुनः सेंटर पर आ जाएगा। ये प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करते हैं तो मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है लेवल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर डायफ्राम था आपका, और ये पोजीशन में हम लेवल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो इस जो थियोडोलाइट उसको लेवल करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट लेवल बाय लेवलिंग स्क्रू, है ना। तो यहाँ पर हो गया कि 4 लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। टेलीस्कोप रोटेट, टेलीस्कोप रोटेट, टेलीस्कोप को हम रोटेट करते हैं, एंड बबल ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया जाता है इन पैरेलल, है ना, पैरेलल टू लेवलिंग स्क्रू, दो लेवलिंग स्क्रू के हम पैरेलल लाइन लाएंगे। बोथ लेवलिंग स्क्रू, बोथ लेवलिंग स्क्रू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। 1 क्लॉकवाइज, है ना, 1 क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज। When bubble comes at center, when bubble comes at center, then telescope rotate in clockwise at 90 degree. Then telescope rotate in clockwise at 90 डिग्री। अगेन इसमें क्या हो गया, इससे बबल पुनः जो है आपका भाग जाएगा, डेविएट कर जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन है, ये पोजीशन में लेवल हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये पोजीशन में, ये पोजीशन में मशीन जो होता है कुछ यदि डाउन होगा तो डाउन अप होगा चाहे डाउन होगा, इससे भी बबल जो होगा भाग जाएगा।
तब इसको अप एंड डाउन करने के लिए थर्ड लेवलिंग स्क्रू का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देन बबल रोटेट इन क्लॉकवाइज, है ना, टेलीस्कोप रोटेट इन क्लॉकवाइज। In this situation, bubble again deviate in their center. Bubble again deviate in their center. बबल जो है अपना सेंटर से क्या हो जाता है, भाग जाता है। भाग जाता है तो उसको फिर से हमको सेंटर में लाना पड़ेगा, और सेंटर में लाने के लिए हम लोग थर्ड लेवलिंग स्क्रू को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो वो चीज़ को देखिए, और ये प्रोसेस को 2-3 बार यदि हम रिपीट करते हैं तो हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट जो है आपका लेवल हो जाएगा। और लेवल होने के बाद जो है इसका पैरलेक्स हटाएंगे, पैरलेक्स हटाने के बाद जो एंगल और का प्रक्रिया होगा वो आपका कर सकते हैं। तो इसमें हो गया डेविएट इन देयर पोजीशन, इन देयर सेंटर, देन बबल adjust in their center, और ये भी बोल सकते हैं ब्रॉड इन सेंटर बाय रोटेशन ऑफ थर्ड लेवलिंग स्क्रू। जिधर मांगेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है यहाँ आ गया, फिर एक बार घुमाइएगा, मैंने 90-90 करके। तो दिस प्रोसेस में बी रिपीटेड 2 or more टाइम्स। यहाँ पर हो गया दिस प्रोसेस में बी रिपीटेड, या में बी रिपीट इन 2 or more टाइम्स। आफ्टर रिपीटिंग दिस, है ना, या जब हम इसको 2-3 बार रिपीट कर देंगे तो बबल जो है आपका सभी डायरेक्शन में सेंटर में रहेगा, है ना। तो इन दिस कंडीशन, और बोल सकते हैं आफ्टर रिपीटिंग दिस प्रोसेस, आफ्टर रिपीटिंग this process bubble always remain at center, bubble, है ना, remain at center in all direction of टेलीस्कोप के सभी डायरेक्शन में बबल जो है आपका सेंटर पर रहेगा, है ना। तो रहेगा तो ऐसा कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट को लेवल माना जाएगा। इन दिस कंडीशन इंस्ट्रूमेंट विल बी इन लेवल। तो इन दिस कंडीशन इंस्ट्रूमेंट विल बी लेवल, इसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस में हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर सकते हैं मशीन को बारी बारी से घुमा के। और यदि किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा तो ये कभी एडजस्ट नहीं होगा, तब जाके हम इसको परमानेंट एडजस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे। और इसको एडजस्ट करने के लिए फिर हम कैपेसिटर स्क्रू को व्यवहार में लाते हैं, जो
टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपका ये फंडा हुआ। और थर्ड जो हो गया एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। थर्ड टॉपिक होगा एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। और थर्ड जो है आपका एलिमिनेशन है ना ऑफ पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स किसको कहते हैं, जिसको हमको हटाना है। तो जैसे आपका हो गया टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में हम यहाँ पर आपका आई हो गया, यहाँ पर आपका डायफ्राम हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि कोई भी स्टेशन को हम साइट करते हैं, कोई भी स्टेशन साइट करते हैं तो इसका इमेज जो है ये डायफ्राम पर बनता है। जैसे ये ए हुआ तो यहाँ आपको ए दिखाई पड़ेगा। तो जब ये दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख से देखे और ये दिखाई नहीं पड़ा, तो इसको हम पैरेलैक्स कहेंगे। जनरली आपका हर डिस्टेंस का अलग अलग साइट होता है, इसीलिए हर डिस्टेंस पर हम पैरेलैक्स हटाते हैं। और ये मेरा हो गया फॉक्सिंग स्क्रू। फॉक्सिंग स्क्रू है ना, फॉक्सिंग स्क्रू यहाँ पर लगा रहता है। फॉक्सिंग स्क्रू से क्या होता है कि अंदर जो है इस तरह से मेरा दो कॉन्केव लेंस, आपका एडिशनल कॉन्केव लेंस लगा रहता है। ये जो है रोटेट करने से आगे पीछे होता है और ये फोकस बना लेता है। ये मेरा फोकस बना है। तो इस तरह से हमारा फॉक्सिंग स्क्रू हो गया। तो इसमें जो है हमारा दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मेरा पैरेलैक्स होगा, दिखाई पड़ेगा तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स होगा। इसमें हो गया कि व्हेन साइटिंग, क्योंकि थ्योडोलाइट में हम स्टेशन को ही साइट करते हैं, व्हेन साइटिंग द स्टेशन, व्हेन साइटिंग द स्टेशन फ्रॉम, when sighting the station from टेलीस्कोप, जब हम टेलीस्कोप से स्टेशन को साइट करते हैं, हमारा प्लानिंग रहता है कि पर डे एक क्लास बनाए, लेकिन व्यस्तता के कारण जो है रेगुलर गैप हो जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का जब समय क्लास इतना बढ़ गया है कि टाइम नहीं मिल पाता है। और नहीं तो मेरा प्लानिंग था कि हर डे आप लोग के लिए क्लास बना के हम दें। कभी समय मिल जाता है तो बना पाते हैं, अन्यथा नहीं बना पाते हैं। तो धीरे धीरे देखिए, इस बेसिक स्ट्रक्चर समझिए और इससे जो भी एडवांटेज लेना चाहते हैं लीजिए। और कुछ जो कमेंट्स होगा उसमें डालिएगा कि हमको ये और थोड़ा सा बेसिकली ज़्यादा समझ में आना चाहिए, उस आधार पर उसको सुधार किया जाएगा। तो व्हेन साइटिंग द स्टेशन फ्रॉम टेलीस्कोप, इफ स्टेशन, ये स्टेशन कहाँ दिखाई देगा, डायफ्राम में दिखाएगा। तो इफ स्टेशन नॉट, है ना, विजिबल ऑन डायफ्राम, डायफ्राम पर मेरा दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना, तो इट इज नॉन पैरेलैक्स, इट इज नॉन पैरेलैक्स। इसको हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स करते हैं। पैरेलैक्स के लिए हमको हटाना पड़ता है। इसमें हमारा आई पीस को घुमाना पड़ता है। देखिए मेरा आई पीस है, देखिए रोटेट करता है। और इसका फॉक्सिंग साइड में होता है बहुत मशीन का, इसका फॉक्सिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इसको घुमाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर जो डायफ्राम, देखिए पोर्शन डायफ्राम है, यहाँ पर डायफ्राम रहता है। यहाँ से देखते हैं
ये रैम्सडन आई पीस लगा हुआ है, तो इससे जो है मेरा डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट यहाँ अपीयर होता है, इमेज उसका। तो आई पीस का रोटेशन, इससे डायफ्राम क्लियर होगा, और फोकसिंग जब घुमाइएगा तो उसका इमेज डायफ्राम पर आपका बनेगा। तो इस आधार पर हम इसको पैरेलैक्स को इलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया इट नॉन पैरेलैक्स, और यहाँ पर है इट इज इलिमिनेटेड, इसको हटाया जाएगा बाय रोटेशन ऑफ आई पीस एंड रोटेशन ऑफ फोकसिंग स्क्रू है ना। ये प्रोसेस आपको हर मशीन में करना पड़ेगा। टोटल स्टेशन भी यूज कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी फोकसिंग है आई पीस। तो टेलीस्कोप रोटेट आई पीस एंड फोकसिंग स्क्रू, इसमें कहता है कि व्हेन रोटेट द आई पीस, ये आपका हो गया आई पीस, और ये मेरा हो गया फोकसिंग स्क्रू। ये आपको क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, है ना, जिधर जाइएगा जिधर एडजस्ट करेगा। व्हेन रोटेट द आई पीस, पहले आई पीस को ही घुमाया जाता है। देन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें आपका हो गया देन डायफ्राम क्रॉस हेयर, डायफ्राम क्रॉस हेयर क्या हो गया, देखिए इसमें आप वॉच कीजिएगा तो डायफ्राम में इस तरह से ये और ये, इसको क्रॉस हेयर बोला जाता है। ये पोर्शन जो है आपका डायफ्राम है, और ये सब जो है क्रॉस हेयर है, बाल जैसा रहता है, इसको क्रॉस हेयर कहा जाता है। तो इसमें हो गया व्हेन रोटेट द आई पीस, देन डायफ्राम क्रॉस हेयर, इसमें आपका हो जाएगा क्लियर विजिबल। ये आपको डायफ्राम क्रॉस हेयर क्लियर दिखाई पड़ने लगेगा। आफ्टर देन, इसके बाद, आफ्टर देन व्हेन रोटेट द फोकसिंग स्क्रू, when rotate the foxing screws, then clear image of diaphragm, clear image of object, appear on diaphragm, डायफ्राम पर आपको क्लियर अपीयर हो जाएगा। और इस प्रकार जो है पैरेलैक्स जो है इलिमिनेट हो गया। अब आप साइट ले सकते हैं इससे, है ना, और साइट ले सकते हैं। तो साइट लेने के बाद क्या करना पड़ता है कि हमारा इसे जनरली ए ओ बी कोई एंगल वगैरह पढ़ना है, तो यहाँ पर मशीन को सेट कर दीजिएगा। सेटिंग के लिए सेंटरिंग है, लेवलिंग है, इलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स होता है। इसमें आपका बॉडी क्लैंप, वर्नियर क्लैंप, ये दो तरह का क्लैंप पाया जाता है, जो थियोडोलाइट के कंस्ट्रक्शन में बताया गया है आपको। जब हमारा रीडिंग के लिए काम करेंगे तो वर्नियर रिलीज रखेंगे, बॉडी को लॉक रखेंगे। अब जब रीडिंग का काम नहीं रहता है, केवल मशीन को घुमाना है, तो बॉडी को रिलीज रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर साइट करेंगे टेलीस्कोप को घुमा के, जहाँ रीडिंग यहाँ पर जो होगा 0 0 0 होगा। और इसके बाद जो है यहाँ से हम इसको टेलीस्कोप को रोटेट कर देंगे, और टेलीस्कोप को ये पोजीशन में हम साइट करेंगे।
तो ई पोजीशन में हम साइट करेंगे। तो यहाँ पर जो है रीडिंग वर्नियर से, मेरा जो इसमें वर्नियर है, वर्नियर देखने के लिए हमारा यहाँ रीडिंग देखने के लिए इस तरह अलग अलग मशीन में अलग अलग है, साइट करने के लिए है, और ये जो है एक आई पीस है रीडिंग पढ़ने के लिए। तो इस तरह से हम जो है रीडिंग पढ़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रहता है। तो इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर आपको 50 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड मिला आपका। तो यहाँ पर हो गया, ये जब तक इस तरह का सिचुएशन नहीं करिएगा तब तक एंगल नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू 50 डिग्री 20 मिनट और 20 सेकेंड। इस तरह से हम एंगल पढ़ेंगे। अगला हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक हम लाने जा रहे हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, या परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के बाद जो है इसका कुछ न्यूमेरिकल फंडा, कुछ इंस्ट्रूमेंट का बेसिक है। इसमें स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, बहुत सारा टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट में, जितना उचित समझेंगे वो डाला जाएगा इसमें। तो चलिए, थैंक यू, ओके, है ना। अगला टॉपिक मेरा रहेगा परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। जब भी बनाए, लेकिन बना के देंगे आप, जब समय मिलेगा दिया जाएगा।